गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हम लोग रेजोनेंस की स्टडी कर चुके थे, हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन भी स्टडी कर चुके थे। मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट, वो सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे। तो आज क्या करते हैं, आज जो पार्ट हम लोगों ने स्टडी किया था, आज उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन चेक करते हैं कि अगर हमको क्वेश्चंस गिवन होंगे तो जो कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं उस कंसेप्ट को किस तरह से हमको अप्लाई करना है। कि कोई भी XYZ अगर हमको क्वेश्चंस गिवन होगा, इंटरमीडिएट्स अगर हमको गिवन होंगे और हमको क्या करना है, इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, तो किस तरह से हम इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने वाले हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है, कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट गिवन हो सकता है, उस रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को आपको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो पार्ट हम लोगों ने अभी तक स्टडी किए हैं, उन कंसेप्ट को लेकर के जो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, सबसे पहले वो क्वेश्चंस स्टडी करते हैं। उस टाइप के किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, वो पार्ट हम लोग अभी स्टडी करते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। तो इस कंसेप्ट पर जो हम लोगों ने अभी तक कंसेप्ट स्टडी किए हैं, उन कंसेप्ट का एप्लीकेशन आपसे पूछा जा सकता है। अगर उन कंसेप्ट को मैं एक साथ अप्लाई करूं तो अप्लाई करके पूछा जा सकता है कि जितने भी गिवन कंपाउंड्स हैं, उन गिवन कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर, कि किसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और किस बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो यहाँ पर जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है या कम है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का यूज़ आपको कहाँ पर मिलने वाला है, जब आप बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस को स्टडी करोगे तो वहां पर आपको बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एप्लीकेशन मिलने वाला है। तो क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, तो वही पार्ट हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाले हैं, वही पार्ट हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कि बेंजीन रिंग के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेक कर रहा हूँ तो मुझे कौन कौन से कंसेप्ट यूज़ करने पड़ेंगे, किन कंसेप्ट्स का यूज़ करके मैं बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक कर सकता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सिंपल आपको बेंजीन टॉलुइन, यानी कि यहां पर आपको केवल हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड्स गिवन है। इस तरह से बेंजीन, टॉलुइन, आइसोप्रोपाइल, यहां पर आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन दिया हुआ है, और ये आपको टर्शियरी ब्यूटाइल गिवन है। तो अगर मैं इस सभी कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करता हूं कि किस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, किस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करता हूं तो आप क्या करने वाले हो कि सर इसके अंदर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप दिया हुआ 3 डिग्री दिया हुआ है, इसके अंदर आपको 2 डिग्री दिया हुआ है और इसके अंदर केवल मिथाइल है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर होनी चाहिए, यहां पर इस वाले रिंग के अंदर, डी के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा आनी चाहिए, बट यू आर रॉन्ग।
जब भी आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करोगे तो जो इफेक्ट्स हम लोगों ने अभी तक स्टडी किए हैं उन इफेक्ट्स की भी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है कि कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, कौन सा इफेक्ट स्ट्रांग होगा, कौन सा इफेक्ट वीक होगा। तो उन इफेक्ट्स को लेकर के भी हमको एप्लीकेशन यूज करना है। तो अगर मैं इफेक्ट्स की बात करूं कि जो कौन सा इफेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा इफेक्ट वीक है, तो क्या आ जाएगा? सबसे स्ट्रांग इफेक्ट जो आता है, यहीं पर मैं राइट डाउन कर देता हूं इसको, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट आपका सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात करता हूं, यानी कि जिन इफेक्ट्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर मैं उन इफेक्ट्स की बात करता हूं तो मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आएगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट हो या फिर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट हो। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट्स में कंपेयर करते हो तो कौन सा इफेक्ट आएगा सबसे स्ट्रॉन्ग? मेसोमेरिक इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद आ जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है। तो यहां पर ये जो मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, ये किसके लिए लिख रहा हूं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट का ऑर्डर मैं यहां पर अरेंज कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा आ जाएगा? मेसोमेरिक इफेक्ट आएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाएगा। और लास्ट इफेक्ट जो आता है स्ट्रेंथ में, जो एप्लीकेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो वो आ जाएगा कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये तो आपको पता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल डिलोकलाइजेशन होता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। हाइपोथेटिकली हम कंसिडर तो करते हैं, लेकिन उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन कराते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की तरह पार्शियल डिस्प्लेसमेंट नहीं कराते हैं। तो इसलिए हम क्या करने वाले? हाइपर कॉन्जुगेशन को इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट कंसिडर करने वाले हैं हम लोग। ओके, तो यहां पर अगर मैं अब इन सभी को कंपेयर करता हूं, तो इन सभी को कंपेयर करने में आपको क्या करना होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना होगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है। जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, इंडक्टिव इफेक्ट क्या, सॉरी, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा? उसके अंदर ज्यादा आ जाएगा। तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन दिए हुए हैं, यहां पर केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन दिया हुआ है, और यहां पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट जो आएगा, वो किसके अंदर आ जाएगा? बी के अंदर। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बी में आएगी, फिर उसके बाद सी, देन डी, और सबसे लास्ट कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए लास्ट क्यों आएगा? क्योंकि डी के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट तो वर्क कर रहा है ना, भले ही उसका इफेक्ट कम हो हाइपर कॉन्जुगेशन से, बट जिसके अंदर कोई भी इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा है उससे तो ज्यादा ही होने वाला है। तो क्या आ जाएगा आपका? लास्ट में ए आ जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या करना है? क्वेश्चंस का एप्लीकेशन यूज करना है। जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने किया है उन कंसेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। ठीक, ओके, और एग्जांपल्स देखते हैं।
ओके, ये आपको 4 कंपाउंड्स गिवन है। क्वेश्चन सेम ही रहने वाला है अपना। डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हमको ऑर्डर चेक करना है कि किस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने वाली है, किस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने वाली है। तो हम लोग यहाँ पर वही स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो अभी अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, मैंने लास्ट क्लास में, जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी, लास्ट क्लास में हम लोग जब मेसोमेरिक इफेक्ट्स को स्टडी कर रहे थे, तो मेसोमेरिक इफेक्ट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट कौन कौन सी पोजीशन पर वर्क करता है, केवल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर वर्क करता है। मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क नहीं करता, ऐसा हम लोगों ने देखा था। तो उसी चीज को लेकर के, उसी कंसेप्ट का यूज करके अभी हम क्या करने वाले, यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ज्यादातर चांसेस हैं, जो मुझे लग रहा है, जो मेरे गट्स बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि 98% चांसेस है कि आप लोग इसका आंसर रॉन्ग देने वाले हो। वेल, किस तरह से अभी देखते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आना चाहिए, आप जो आंसर देने वाले हो, वो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर होगा बी, देन बी आएगा, देन ए आएगा, ए के बाद आपका सी एंड देन डी। अगर आप लोग ये आंसर लेकर के ये आंसर चूज करके बैठे हो कि सर हमारा आंसर तो ये आएगा, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ठीक। तो अगर आप ये आंसर चूज करके बैठे हो तो आप एकदम रॉन्ग चूज करके बैठे हो। जो आपने अपना ऑर्डर डिसाइड किया हुआ है, अगर आपका ऑर्डर ये आ रहा है तो आपका आंसर कंप्लीटली रॉन्ग आ रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या है, डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। और लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो क्या था कि कार्बोकेटायन कार्बन आयन के ऊपर रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि अगर कोई मेसोमेरिक इफेक्ट है, मेटा पोजीशन पर ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसका कार्बोकेटायन या फिर कार्बन आयन के ऊपर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इफेक्ट नहीं आता है। मैंने ये तो बोला था ना कि भले ही स्टेबलाइजेशन इफेक्ट ना आता हो, बट इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन 100% होता है। इलेक्ट्रॉन्स आपके डिलोकलाइज्ड होते हैं। आपको डेंसिटी बेंजीन रिंग के अंदर लेनी है, तो ये वाला लॉन पेयर भी रिंग के अंदर डिलोकलाइज्ड हो रहा होगा, ये लॉन पेयर भी रिंग के अंदर डिलोकलाइज्ड हो रहा होगा। वो बात डिफरेंट है कि इस लॉन पेयर का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमको इसके ऊपर या इसके ऊपर तो इफेक्ट चेक नहीं करना है ना। हमको इफेक्ट क्या चेक करना है, किसके ऊपर इफेक्ट चेक करना है, हमको इफेक्ट चेक करना है बेंजीन रिंग के अंदर। और बेंजीन रिंग के अंदर दोनों ही ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसके अंदर आने वाली है, सी के अंदर आने वाली है, जिसको आप कम सेलेक्ट करके बैठे हुए थे, ठीक। तो सी आ जाएगा। सी के बाद कौन सा आएगा, अब अगर आप यहां पर देखते हो तो यहां पर ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, जिसका कि केवल हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आने वाला है, और साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी दिया हुआ है Cl, और यहां पर NHCOCH3 दिया हुआ है, और यहां पर NH2। तो NH2 का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इससे ज्यादा आएगा, क्योंकि यहां पर ये लॉन पेयर क्या हो जाएगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, बेंजीन रिंग के अंदर भी जा सकता है, और इधर C डबल बॉन्ड O के साथ भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है। तो C के बाद क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, ओके। और B के बाद अब क्या आना चाहिए, अब आपका A आ जाएगा, और D क्या होगा, लास्ट में आएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका कुछ ये आ जाएगा, C, B, A एंड D। तो यहां पर जो हम मेसोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे थे कि मेटा पर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, वो इन ग्रुप्स के स्टेबलाइजेशन के ऊपर हम कंपेयर कर रहे थे। लेकिन अगर हम बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करते हैं, तो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको उसी तरह से सेलेक्ट करनी है। यानी कि डिलोकलाइजेशन बेंजीन रिंग के अंदर हो रहा है या फिर बेंजीन रिंग के अंदर डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, वो चीजें हमको कंपेयर करनी है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी कंसेप्ट को लेकर के। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करता हूं, ओके तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये तो थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इजीली इसका आंसर फ्रेम कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर इस तरह से कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ करके इसका आंसर कर सकते हो। बस आपको क्या समझना है, ये जो यहाँ पर ग्रुप्स अटैच्ड हैं, किस टाइप का इफेक्ट होता है और किसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है और किसका वीक इफेक्ट है। तो अगर मैं यहां पर कंपेयर करता हूं, इसके ऊपर लॉन पेयर, यहां पर लॉन पेयर, यहां पर लॉन पेयर होंगे, और ये जो ग्रुप दिया हुआ है ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप दिया हुआ है। एल्डिहाइडिक ग्रुप दिया हुआ है तो उसका इफेक्ट कैसा आता है, उसका इफेक्ट आता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज ना करके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। तो ये जो यहां पर आपके ग्रुप दिए हुए, ये जो सी वाला पार्ट है, सी वाले पार्ट के अंदर क्रॉस कॉन्जुगेशन आएगा। तो उस क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से बेंजीन रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने वाली है किसके अंदर आनी चाहिए, जिसका प्लस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा आएगा। तो OH का प्लस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा आएगा, OH देन OMe देन OCOCH3 और लास्ट क्या आ जाएगा, आपका D आ जाएगा। तो आंसर आएगा B ग्रेटर देन A, C एंड देन D, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और चेक करते हैं इसी टाइप किसी कंसेप्ट पर बेस्ड। अभी हम किसको कर रहे हैं, केवल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को लेकर के चल रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को ऐड कर लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग लेकर के तब हम क्वेश्चन को सेट करते हैं। ओके, यहां पर आपको ये ग्रुप, ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं A, B, C, D एंड E, ये आपको 5 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करते हो तो अगेन ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप Cl, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, CHO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पर ये बेंजीन रिंग दिया हुआ है सिंपल, और ये जो कंपाउंड दिया हुआ है यहां पर टोल्यूइन दिया हुआ है, और टोल्यूइन में जो CH3 ग्रुप अटैच्ड है, ये CH3 क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा होगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होगा उसकी वजह से बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जा रही होगी, इंक्रीज हो जा रही होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके अंदर आएगी, E। उसके बाद यहां पर ये तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहे होंगे, E देन D। ओके, अब हम बात करते हैं, अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट आता है वो किसका आता है, NO2 का आता है। तो यानी कि NO2 ने क्या किया होगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा डिक्रीज किया होगा, और NO2 के बाद CHO आता है, CHO ने जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज किया होगा वो रिलेटिवली कम किया होगा, और Cl का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है वो इन तीनों में सबसे कम होगा। तो इसने जो डेंसिटी को डिक्रीज किया होगा इन तीनों के कंपैरिजन में कम किया होगा। तो D के बाद आ जाएगा आपका A के बाद आ जाएगा आपका C, और सबसे लास्ट आ जाएगा आपका
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कंपेयर करनी है चीज़ों को आप इस तरह से कंपेयर करोगे कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो लगे हुए हैं बाकी ग्रुप्स के, वो किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आपको दिए हुए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस तरह से कंपेयर करनी है। ओके, तो एक तो एप्लीकेशन ये आता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन चेक करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है क्या, बॉन्ड लेंथ का। तो कई बार आपसे बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जिसके अंदर ये सभी इफेक्ट्स इंक्लूड हो रहे होंगे, तो वहां पर आपका बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन फ्रेम करके आपसे पूछा जा सकता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे में याद होगा आपको, मैंने लास्ट क्लास में जब हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोगों ने स्टडी किया था, उस टाइम पर मैंने एक एग्जांपल लिया था आपको एक्सप्लेन करने के लिए कंसेप्ट, और वो एग्जांपल क्या था, इथीन। तो आज उस कंसेप्ट को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर लेते हैं। CH3 प्रोपीन एंड ब्यूटीन, ये आपको 3 कंपाउंड्स दिए हुए, 3 एल्कीन्स दिए हुए। तो अभी जो आपको यहां पर कंपैरिजन करना है वो किसका करना है, X कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, Y एंड Z। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको गिवन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आपको कंपेयर करना है कि इन तीनों कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर आने वाला है, क्या सीक्वेंस रहने वाला है, कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और कौन सी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होने वाली है। तो किस तरह से आप यहां पर कंपेयर करोगे, देखो यहां पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस मेसोमेरिक किसी भी टाइप का इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप यहां पर इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हो तो ये जो मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, इस मॉलिक्यूल के अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये क्या आ जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर आप क्या करा सकते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन करा सकते हो। अगर आप यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन कराओगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन कराने पर क्या हो जाएगा, यहां पर कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर और यहां पर आ जाएगा आपका इस तरह से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। और जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या आ जाएगा, उतना ही ज्यादा आ जाएगा। और अगर एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा आता है तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है आइसोब्यूटीन, यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने गिवन है, 6 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिवन है। तो एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर ज्यादा हुआ तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी क्या आ जाएगा, यहां पर ज्यादा आ जाएगा। और अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आता है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या ऑर्डर आ जाएगा आपका, Z ग्रेटर देन Y एंड ग्रेटर देन X। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपका ये आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है, कोई भी कंपाउंड आपको दिया हुआ है। तो अभी जो ये क्वेश्चन हम लोगों ने फ्रेम किया है, ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड था, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन पर बेस्ड था। अब इसके अंदर बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आपका रेजोनेंस का भी इफेक्ट अप्लाई हो सकता है, मेसोमेरिक इफेक्ट भी अप्लाई हो सकता है। तो उन सभी चीजों को भी एक बार इंक्लूड करके देखते हैं। तो सबसे सिंपल एग्जांपल जो लेते हैं रेजोनेंस का,
इन्वॉल्वमेंट को लेकर के फॉर्मिक एसिड एंड सोडियम फॉर्मेट। ठीक, तो पहले क्या करते हैं, हम यहां पर इनको कंपेयर करते हैं, x एंड y। यहां पर क्या दिया हुआ है x और ये दिया हुआ है आपको y, और यहां पर ले लेते हैं क्या x डैश y डैश। तो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल में यहां पर ले चुका हूं, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को एक साथ कंपेयर कर रहा हूं। तो आपको पहले मैं केवल इस मॉलिक्यूल को स्टडी करता हूं, तो आपको पता है कि एक ऑक्सीजन के ऊपर जो लॉन पेयर है, वो लॉन पेयर यहां पर कॉन्जुगेशन के अंदर जा सकता है, कॉन्जुगेशन के अंदर जा सकता है, तो आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? तो अब अगर आप यहां पर देखते हो तो ये जो मॉलिक्यूल है यहां पर, यानी कि जो OH वाला बॉन्ड है, यहां पर क्या आ रहा है, कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर तो आ गया, लेकिन दोनों में डोमिनेटिंग कौन सा होगा? क्या दोनों का जो इफेक्ट है वो इक्वल आने वाला है? जैसे कि यहां पर हम लोगों ने बेंजीन रिंग के अंदर चेक किया था, ना सिंगल बॉन्ड था ना ही डबल बॉन्ड था, एग्जैक्टली इन बिटवीन लिया था हमने। तो क्या यहां पर भी हम इन बिटवीन लेंगे? नहीं, हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर अब कंपेयर करेंगे कि दोनों में से कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी उसका इफेक्ट क्या आ जाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। हम ऐसे नहीं कर सकते भाई यहां पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो x इज इक्वल टू वाई कर दो, क्योंकि एक स्ट्रक्चर में यहां पर सिंगल है, एक में यहां पर डबल है, एक में यहां पर डबल है, यहां पर सिंगल है, तो दोनों के भी डबल सिंगल अल्टरनेट हो रहा है, तो दोनों को इक्वल कर दो, जस्ट लाइक बेंजीन। नहीं, बेंजीन के अंदर हमने क्यों किया था, क्योंकि वहां पर जो स्ट्रक्चर्स थी वो आइडेंटिकल थी, यहां पर दोनों स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल नहीं है। क्यों आइडेंटिकल नहीं है? क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर सभी एटम पर फॉर्मल चार्ज 0 आता है और यहां पर सभी एटम पर फॉर्मल चार्ज 0 नहीं है। तो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी आ गई? ये वाली आ गई। तो जो बॉन्ड्स का डोमिनेटिंग इफेक्ट आएगा वो भी कौन सा आने वाला है? इस स्ट्रक्चर का ही आएगा। और इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो बॉन्ड है, यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है और यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, तो जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन y। क्लियर? ओके, अब हम क्या करते हैं, अब जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमने लिया है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करता हूं, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर गया, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो अब अगर आप यहां पर इन दोनों स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हो तो यहां पर और यहां पर दोनों में एक चीज आपको दिख रही होगी क्लियरली, यहां पर दोनों स्ट्रक्चर्स डिफरेंट थी और यहां पर अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हो तो दोनों ही स्ट्रक्चर क्या आ जा रही है? आइडेंटिकल आ जा रही है। अगर दोनों ही स्ट्रक्चर आइडेंटिकल आती है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो y डैश इज इक्वल टू x डैश। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्ट्रक्चर आपकी आइडेंटिकल आती हैं। ओके, तो अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, y एंड y डैश को, y एंड y डैश को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो तब क्या रिलेशन आना चाहिए? अब अगर आप y एंड y डैश को कंपेयर करते हो तो देखो यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है, यहां पर डबल और सिंगल दोनों ही क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो अगर यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो y है, y की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या आ जाएगी? कम आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा आपका? y डैश
ग्रेटर देन y। तो एक फॉर्मूले का आपको और पता होगा, एक छोटे से कंसेप्ट का, क्या? बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। एंड बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। किन्हीं भी दो एटम्स के बीच जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। क्लियर? ओके, तो यहां से शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं तो क्या आ जाएगा? सपोज करो अभी जो मैं यहां पर क्वेश्चन लेता हूं वो बेंजीन ब्यूटाडाइइन, बेंजीन, ब्यूटाडाइइन, इथीन एंड आइसोब्यूटीन। ये 4 कंपाउंड्स मैंने लिए हुए हैं और आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। यानी कि ए, बी, सी एंड डी, इनकी बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर को यानी कि जो ए बी सी डी मैंने मेंशन किया हुआ है इनको बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। सॉरी। तो यहां पर अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करता हूं बेंजीन की, तो बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आपको आइडिया है, हम लोग पहले भी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपेयर कर चुके हैं। तो एक स्ट्रक्चर में यहां पर डबल बॉन्ड आता है और एक स्ट्रक्चर में यहां पर सिंगल बॉन्ड आता है, और दोनों ही स्ट्रक्चर क्या आती है? आइडेंटिकल आती है। अगर दोनों ही स्ट्रक्चर आइडेंटिकल आती है तो इसका मतलब इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड ऑर्डर है 1 से ज्यादा आने वाला है और 2 से कम आने वाला है, और दोनों का इफेक्ट इक्वल आएगा। तो बेंजीन रिंग का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है, बॉन्ड ऑर्डर जो आता है बेंजीन रिंग का, वो अराउंड 1.5 आता है। क्योंकि देखो ये वाला एक बॉन्ड, ये बॉन्ड तो आपका 100% रहने वाला ही है, ये बॉन्ड तो आपका ब्रेक नहीं होने वाला है। उसके बाद ये जो एक बॉन्ड है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो जा रहा है। एक स्ट्रक्चर के अंदर डबल आ रहा है और एक स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल आ रहा है, तो उसको आप क्या कर दो? हाफ कर दो, तो क्या आ गया? सीधा सीधा 1.5 आ गया। ठीक, तो आपका यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.5 आया। ओके, अब मैं क्या करता हूं? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता हूं। अब अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता हूं तो क्या आ जाएगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? CH2 पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, अब यहां पर अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहां पर क्या आता है? यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर और यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो और इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर मैं स्टेबिलिटी को कंपेयर करता हूं तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा आ रही है? फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर की। यानी कि यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आने वाला है। आप बेंजीन रिंग की तरह इस स्ट्रक्चर को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर तो दोनों स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी सेम आ रही थी, यहां पर दोनों स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिफरेंट आती है। तो जब हम लोगों ने रेजोनेंस वाला कंसेप्ट स्टडी किया था तो मैंने आपको बोला था कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है। जो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा होती है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा आएगा। तो इस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा, यानी कि यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर तो होगा, बट सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर से ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर डोमिनेट करने वाला है।
और यहां पर जो डबल और सिंगल आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी तो होना ही चाहिए। ठीक, ए ग्रेटर देन बी तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, लेकिन बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज्यादा नहीं है, तो इसलिए ए ग्रेटर देन बी आ जाएगा। ओके, चलो यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ। अब पहले हम अगर इन दोनों को स्टडी करते हैं तो यहां पर हमें को क्लियरली पता है कि D ग्रेटर देन C आने वाला है, क्योंकि D के अंदर क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन D और C, ये जो D और B दिया हुआ है, D और B को आप किस तरह से डिस्टिंग्विश करने वाले हो, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो डोमिनेटिंग आएगा, तो यहां पर भी जो इफेक्ट, क्योंकि रेजोनेंस के अंदर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को तो हम लोगों ने पहले ही बोला था कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, तो वहां पर डिलोकलाइजेशन होता है, बट वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट को हम लेकर के चलते हैं। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका बॉन्ड लेंथ का, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डी एंड ग्रेटर देन सी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ ए की आएगी, फिर बी आ जाएगा, बी के बाद डी, डी के बाद आपका सी आने वाला। तो इस तरह से हमको क्या करना है, बॉन्ड लेंथ अगर डिफरेंट डिफरेंट दी हुई हो तो उन बॉन्ड लेंथ को हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। ओके, मैं इसको रफ करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये कंपाउंड आपको गिवन है, तो आपको इस कंपाउंड के अंदर क्या करना है, जो एबीसी मैंने मेंशन किया हुआ है, एबीसी की स्ट्रक्चर में यानी कि एबीसी की बॉन्ड लेंथ में आपको कंपैरिजन करना है। ओके, यू हैव 10 सेकेंड, चूज योर आंसर। ओके, टाइम अप। तो अगर हम यहां पर चेक करते हैं, ये क्या दिया हुआ है, ये डबल बॉन्ड आपका कॉन्जुगेशन में है, तो रेजोनेटिंग इफेक्ट आएगा, तो रेजोनेटिंग इफेक्ट क्या आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग आने वाला है। नेक्स्ट यहां पर अगर हम चेक करते हैं तो ये आपका डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन में नहीं है, यहां पर डबल बॉन्ड है, ये भी कॉन्जुगेशन में नहीं है। अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं होता है तब हम वहां पर क्या चेक करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करते हैं। तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिव कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, 2 and 1, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। और यहां पर कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम, और यहां पर 3। तो जो ज्यादा इफेक्ट आएगा वो पहले ए का आ जाएगा, ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। तो ये इफेक्ट आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो है वो आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा यहां पर। तो अगर आपको बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चंस गिवन, बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन गिवन होंगे तो आप क्या कर सकते हो, इजीली इस तरह से कंपेयर कर सकते हो। ओके, रफ करता हूं मैं इसको।
एक क्वेश्चन और फ्रेम किया जा सकता है बॉन्ड लेंथ को लेकर के ही, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, उसके अंदर कंसेप्ट थोड़ा आपको एक्स्ट्रा यूज करना होगा। एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं, आई मीन्स कंसेप्ट का जो एप्लीकेशन है बस वो थोड़ा सा डिफरेंटली आपको अप्लाई करना है। यहां पर ये डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो इसको मैं और क्लियरली यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। एक आपका ये दिया हुआ है, ओके, एक आपको ये दिया हुआ है। तो x एंड y, x एंड y में आपको कंपैरिजन करना है कि x ग्रेटर होगा या फिर आपका y ग्रेटर होगा या फिर दोनों इक्वल होने वाले हैं। ओके, चूज योर आंसर, यू गॉट ओनली 5 सेकेंड, टाइम अप। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से करने वाले हैं। जब भी आपको इस टाइप का रिंग वाला क्वेश्चन गिवन हो कि दो रिंग्स एक साथ दिए हुए हैं और उनमें ये जो बॉन्ड लेंथ है इसको आपको कंपेयर करना है, तो सबसे पहले क्या करो, ये जो आपका बॉन्ड दिया हुआ है, ये जो आपको बॉन्ड गिवन है, इस बॉन्ड को आप ब्रेक करो। और इस बॉन्ड को आप इस तरह से ब्रेक करोगे, जब आप इस बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली ब्रेक करोगे, बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रेक करना है, तो जब आप इस बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली ब्रेक करोगे तो आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि जो कैटायन और एनायन फॉर्म हो दोनों ही क्या होने चाहिए, स्टेबलाइज्ड होने चाहिए। तो अब अगर इस वाले बॉन्ड को मैं ब्रेक करता हूं किस तरह से, मैं इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करता हूं, अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक करता हूं, तो यहां पर पॉजिटिव, सॉरी यहां पर निगेटिव और यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब यहां पर ये जो बॉन्ड दिया हुआ है इसको मैं किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक करूं सेम ही आने वाला है, दोनों ही 5 मेंबर रिंग है। तो अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक करता हूं तो मेरा कुछ यही कंपाउंड बन करके आएगा, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक, तो यहां पर अगर मैं ये जो आपने ब्रेक करने के बाद जो कंपाउंड बन करके आए, अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स को स्टडी करते हो तो ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका एरोमेटिक दिया हुआ है और ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है ये भी आपका एरोमेटिक दिया हुआ है। तो दोनों ही रिंग सेपरेटली एरोमेटिक है, तो ये निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड हुआ, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड हुआ, तो दोनों ही स्टेबल हो गए। लेकिन यहां पर अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो ये तो एरोमेटिक है, बट ये वाला रिंग सेपरेटली क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हुआ। अगर ये रिंग सेपरेटली एंटी एरोमेटिक है और हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो स्टेबल नहीं होते, अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये फॉर्म भी नहीं होना चाहेगा, जैसे ही ब्रेक हुआ तुरंत क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। लेकिन यहां पर कैटायन और एनायन दोनों ही स्टेबल हो गए, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, बट यहां पर सिंगल बॉन्ड कभी एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। अगर सिंगल बॉन्ड यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन y। तो इस तरह से जो रिंग वाले क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे तो रिंग वाले क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, इस तरह से इनको ब्रेक डाउन कर लोगे। सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, यानी कि ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो रिंग दिए हुए हैं, इन्हीं पर पूछा जा सकता है क्या, बॉन्ड रोटेशन एनर्जी या फिर एनर्जी बैरियर। आपको क्या करना है, इस रिंग को और इस रिंग को पकड़ करके रोटेट करना है। तो रोटेशन कहां पर पॉसिबल होता है, जहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है तो इसमें रोटेशन इजी हो जाएगा। यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो इसमें रोटेशन इजी नहीं होगा, तो रोटेशन एनर्जी इसकी ज्यादा आ जाएगी और इसकी कम आ जाएगी। तो इस तरह से हम यहां पर क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं और आपको जो कंसेप्ट का एप्लीकेशन लगाना है वो स्टेप बाय स्टेप आपको सारे कंसेप्ट्स अप्लाई करने हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट एप्लीकेशन चेक करते हैं।
नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब हमको क्या करना है, जो कार्बोकेटायंस हैं, कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी हमको यहाँ पर यूज़ करनी है कि जो कार्बोकेटायंस है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम किस तरह से डिसाइड करने वाले हैं, वो क्या करना है, हमको यहाँ पर चेक करना है। जो अभी इफ़ेक्ट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, उन इफ़ेक्ट्स का यूज़ करके ही हमको एप्लीकेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, ओके तो अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है तो सीधा सीधा ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल। ठीक, तो इस तरह से आप डायरेक्ट एप्लीकेशन यहाँ पर लेकर के आ सकते हो कि अगर आपको कार्बोकेटायन दिया हुआ है तो कार्बोकेटायन में क्या आ जाएगा, देखो कार्बोकेटायन आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड होंगे, स्टेबिलिटी क्या आ जाएगी, उतनी ही ज़्यादा आ जाएगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप चाहिए, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा आ जाएगी। और उन सभी के अंदर आपको जो इफ़ेक्ट्स हम लोगों ने स्टडी किए हैं स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में या फिर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, सबसे पहले आपको ऑक्टेट चेक करना है कि ऑक्टेट कंप्लीट है या फिर नहीं है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होने पर क्या आ जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नहीं है, एरोमेटिक की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर आपको चेक करना है कि कंपाउंड एंटी एरोमेटिक तो नहीं है, अगर एंटी एरोमेटिक हुआ तो उसकी स्टेबिलिटी क्या आ जाएगी, सबसे कम आ जाएगी। तो जितना ज़्यादा कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस होगा या फिर जो कार्बोकेटायन दिया हुआ है, कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा आ जाएगी। अब देखो एक कार्बोकेटायन ये आता है ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन क्या होता है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है और पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है, प्लेनर दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद आता है ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन। अब आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर यहाँ पर तो 3-3 बेंजीन रिंग दिए हुए, 3-3 बेंजीन रिंग है और रेजोनेंस भी हो रहा होगा, तो ये कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बोल देता हूं कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा रेजोनेंस है, आप कह सकते हो कि हाँ स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो फिनाइल रिंग है, ये फिनाइल रिंग एक साथ इस तरह से कार्बन पर अटैच्ड है, एक कार्बन पर अटैच्ड है, तो एक दूसरे के स्टेरिक हिंड्रेंस भी तो एक दूसरे के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस भी तो एक्सर्ट करेंगे। तो उस स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए जो बेंजीन रिंग प्लेनर होने चाहिए थे वो प्लेनर ना होकर के क्या हो जाएंगे, इस तरह से टिल्ट हो जाएंगे। अगर इस तरह से टिल्ट हो गए तो इस तरह से टिल्ट होने पर ये जो कार्बोकेटायन पाई बॉन्ड के साथ पैरेलल था वो अब पैरेलल नहीं आने वाला है। अगर वो अब पैरेलल नहीं आया तो जितना एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन होना चाहिए था उतना नहीं हो पाएगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से लेकर के चीज़ों को आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन आएगा, जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा आ जाएगी। एक होता है क्या, मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन हम इसको बोलते हैं, ये होता है आपका मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली स्टेबल होता है कंपेयर टू ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन। ये आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और इसके स्टेबल होने का रीज़न क्या है, देखो अगर मैं इसकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से आ जाएगी।
ये जो आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ये आपका पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल क्या होता है, ये जो आपका बॉन्ड दिया हुआ है इस बॉन्ड के साथ पैरेलल में आता है। और ये जो आपका हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम क्या होता है, ये हाइड्रोजन एटम आपके इस तरह से आ जाएंगे। तो होगा क्या, ये जो आपका यहां पर बॉन्ड दिया हुआ है, इस बॉन्ड के अंदर एंगुलर स्ट्रेन होगा, तो उस एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ये जो आपके सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर डोनेशन करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, इसके अंदर डोनेशन करते हैं, और उसकी वजह से ये जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल क्या होने लगता है, स्टेबलाइज्ड होने लगता है। इस तरह से मान लो जैसे अभी ये ऑर्बिटल है, ये सिग्मा बॉन्ड है, इसका डोनेशन मैं इधर करा दूं, अगर मैं इसका डोनेशन इधर कराता हूं तो क्या आ जाएगा, कुछ इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा, यानी कि यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये ऐसे आया, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से यहां पर ये जो कार्बोकेटायन दिया हुआ है, इस कार्बोकेटायन का स्टेबलाइजेशन होता है। और ये जो ये जो आपका मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन है, ये आपका एक्सट्रीमली स्टेबल होता है। तो अगर मैं बाकी कार्बोकेटायन के साथ कंपैरिजन करता हूं इसकी, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ इस तरह से आ जाएगा इसका। स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ इस तरह का आ जाएगा, यानी कि जो मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन है वो ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन से भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, अगर मैं यहाँ पर और एग्जांपल्स लेता हूँ, ओके, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि कार्बोकेटायंस गिवन है, दिस वन एंड सिंपल कार्बोकेटायन। ठीक, ये 4 कंपाउंड्स आपको गिवन है, तो इनकी स्टेबिलिटी आपको कंपेयर करनी है। तो अगर आप इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हो तो किस तरह से आप इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करोगे। देखो यहाँ पर CH3 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है यहाँ पर इसका, तो ABC तीनों के तीनों D से ज़्यादा स्टेबल आ जाएंगे। अब मैटर करता है क्या कि ये जो CH3 ग्रुप है, इस CH3 ग्रुप का हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो आएगा, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज जस्ट लाइक अ रेजोनेटिंग इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं हम इसको। तो ये ऑर्थो पोजीशन पर दिया हुआ है, तो यहां पर कौन कौन से इफेक्ट वर्क कर रहे होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस का इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पर मेटा पोजीशन पर दिया हुआ है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो यहां पर हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा होगा, बट हाइपर कॉन्जुगेशन इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज्ड नहीं कर रहा होगा। तो क्या आएगा, केवल इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पर प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा एंड इंडक्टिव इफेक्ट भी हो रहा होगा। अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा आया, अगर इन दोनों में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा है तो इन दोनों की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा आ जाएगी।
तो अब हमको कंपेयर करना है ए और सी के अंदर कि ए और सी में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। अगर मैं ए और सी को कंपेयर करता हूं कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो हम कहां से कंपेयर करने वाले, इंडक्टिव इफेक्ट से कंपेयर करने वाले। यहां पर देखो मिथाइल की डिस्टेंस बहुत कम है, यहां पर मिथाइल की डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। डिस्टेंस कम है तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लग रहा होगा, जिसकी वजह से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी और ज़्यादा आ जाएगी। तो ए आएगा, ए के बाद सी आएगा, सी के बाद बी आएगा और लास्ट में डी आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहां पर स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हो। ठीक, कार्बोकेटायन को लेकर के जो हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क कर रहा है या फिर जो अदर चीजें हैं उनको लेकर के आप स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो यहां पर अगर मैं और एग्जांपल लेता हूं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को लेकर के, CD3 प्लस एंड CH3 प्लस, अगर मैं इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करता हूं तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करता हूं तो CD3 का इंडक्टिव इफेक्ट CH3 से ज़्यादा आएगा। अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हो तो CD3 का इंडक्टिव इफेक्ट CH3 से ज़्यादा आएगा। तो on the basis of inductive effect first should be greater than second, लेकिन हमको पता है क्या कि इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में ही वर्क कर रहा है। लेकिन यहां पर एक डिफरेंस है हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन किसकी वजह से हो रहा है, ड्यूटेरियम की वजह से, और यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन किसकी वजह से हो रहा है, प्रोटियम की वजह से हो रहा है। तो ड्यूटेरियम हैवी होता है प्रोटियम के कंपैरिजन में, और जितने भी हैवियर आइसोटॉप्स होते हैं, हैवियर आइसोटॉप्स का जो बॉन्ड है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रांग होता है, क्योंकि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैवियर आइसोटॉप्स में कम होंगे। हैवियर आइसोटॉप में अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कम होंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उसकी वजह से अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ड्यूटेरियम की कंडीशन में जो एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन है, एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन डिक्रीज हुआ तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या ऑर्डर आ जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। ओके, अब अगर यहां पर मैं ये कंपाउंड ले लूं, अगर मैं यहां पर इन दोनों को कंपेयर करता हूं CD3 प्लस एंड CH3 प्लस, तो इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आना चाहिए। यहां पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा था तो उससे हमने कंपेयर किया, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है तो अब हमको किससे कंपेयर करना है, केवल इंडक्टिव इफेक्ट से कंपेयर करना है। और ड्यूटेरियम का इंडक्टिव इफेक्ट प्रोटियम के कंपेरिजन में ज्यादा आता है, तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा यहां पर। ओके, तो इसी तरह का एक एप्लीकेशन और देखते हैं। अगर मैं इन दोनों कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी को कंपेयर करता हूं तो कार्बोकेटायन, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। यहां पर जो अल्फा हाइड्रोजन है केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो चीजें दिख रही हैं
विजिबल कंफ्यूजन के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो क्या आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, क्योंकि सर 1 अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन मैंने आपको बोला है कि केमिस्ट्री में जैसी चीज़ें दिखती हैं ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें वैसी ही हों। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर मैं यहाँ पर रेजोनेंस कराता हूँ, भाई देखो यहाँ पर रेजोनेंस तो पॉसिबल है, अगर मैं रेजोनेंस कराता हूँ तो ये कार्बोकेटायन कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हुआ, कार्बोकेटायन यहाँ पर आया, उसके बाद फिर से रेजोनेंस पॉसिबल है तो ये आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया, अगेन यहाँ पर रेजोनेंस कराया तो सेम कंसेप्ट का एप्लीकेशन आ जाएगा, ये आया। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी, क्या ये क्या बन गया, मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, और ये क्या बन करके आ जा रहा है, सिंपल टर्शियरी कार्बोकेटायन बन रहा है। तो इसलिए इस स्टेबिलिटी क्या आ जाएगी, ये जो आपका मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कभी कभी आपको आंसर डायरेक्ट ना लेकर के इनडायरेक्ट आंसर फाइंड करना होता है। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या कराओगे, रेजोनेंस करा लोगे और जो एक्चुअल कंसेप्ट है एक्चुअल कंसेप्ट को अप्लाई करने वाले हो। क्लियर? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो अगर आप कार्बन आयन की बात करते हो, कार्बन आयन का मतलब क्या हुआ कि निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, कार्बन एटम के ऊपर क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EWG। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या आ जाएगी, उतनी ही ज़्यादा आ जाएगी। और कई बार हम लोगों को क्या चेक करना होता है, हम लोगों को चेक करना होता है कि जो कार्बन आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है या फिर नहीं है। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो इसकी वजह से भी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये दिया हुआ है ABC, ठीक, ये कार्बन आयन दिए हुए हैं आपको। अब अगर आप इन तीनों कार्बन आयन में स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हो तो यहाँ पर ये कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज केवल कार्बन के ऊपर है, और ये जो आपका थर्ड दिया हुआ है C दिया हुआ है, ये क्या हो रहा है, ये आपका एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है। जो निगेटिव चार्ज है वो एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जो एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड होगा, C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B। तो इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। तो आपको चेक करना है, सारे कंसेप्ट्स आपको चेक करने हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट अप्लाई कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट अप्लाई होने पर स्टेबिलिटी क्या आ जाएगी, और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। आपको कंसेप्ट आपको पता है, कंसेप्ट आप लोग ऑलरेडी लर्न कर चुके हो, बस आपको क्या करना है, कंसेप्ट का एप्लीकेशन करना है। आपको मैं कंसेप्ट सिखा सकता हूं, कंसेप्ट किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं आपको करा सकता हूं, लेकिन सीखना आपको ही है कि एक्चुअली कंसेप्ट किस तरह से अप्लाई करना है। आप करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप गलतियां नहीं करोगे, आप लर्न नहीं करने वाले हो। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कहाँ पर गलतियां कर रहे हो, आप कंसेप्ट कहाँ पर रॉन्ग अप्लाई कर रहे हो। जब आप कंसेप्ट को रॉन्ग अप्लाई करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पर मैंने ये गलती की है। जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, सारा कुछ आता है, लेकिन एक्चुअल में जब आप कंसेप्ट को अप्लाई करोगे तो आपको अपनी गलतियां रियलाइज होंगी कि हाँ आप इस तरह से यहाँ पर ये कंसेप्ट रॉन्ग अप्लाई कर रहे हो। तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर्स आपको केवल बता सकते हैं, करना आपको खुद ही पड़ता है। तो आप खुद से प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट को लर्न करो, कंसेप्ट का एप्लीकेशन सीखो। ठीक, तो ये पार्ट आया। इस पार्ट को मैं अगर आगे फर्दर अप्लाई करूं तो फर्दर क्या आ जाएगा, सपोज करो आपको ये दिया हुआ है CH2,
यहां पर ये आया एंड अगेन ये आ गया, ठीक, कार्बन आयन दिया हुआ है। तो आपको देखो कंसेप्ट चेंज नहीं होने वाला, बस आपको कंसेप्ट क्या रखना है, जो निगेटिव चार्ज है उसको मिनिमाइज करना है। तो ये कार्बन दिया हुआ है आपको sp हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइज्ड की ज़्यादा होती है, sp हाइब्रिडाइज्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई तो ये क्या कर लेगा, निगेटिव चार्ज को स्ट्रांगली होल्ड कर लेगा, ये कम होल्ड कर पाएगा और ये आपका सबसे कम होल्ड कर पाएगा। तो कंसेप्ट ये आ जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर? तो आज के लिए हम लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं जीओसी का ही पार्ट है, और जो जीओसी का पार्ट हम लोग स्टडी करने वाले वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वहाँ से हर बार कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन ऑन द कंपटीशन के नज़रिए से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके स्टेट एग्ज़ाम या फिर बोर्ड एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को आप ले लो, सभी एग्ज़ाम्स के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और वो कंसेप्ट कौन सा है, एसिड एंड बेस। तो इससे रिलेटेड इस कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं, जो कि जीओसी का ही पार्ट है। जीओसी के अंदर ही हम इस कंसेप्ट को स्टडी करने वाले हैं। तो आज के लिए इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।